नमस्कार। प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस लेकर हाजिर हूं मैं अपूर्वा सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आज की बड़ी बहस होगी योगी की उस दहाड़ पर जिसने भगवा हिंदुत्व की पिच पर विपक्ष को चित कर दिया। भगवा आतंकवाद, हिंदुत्व और सनातन पर वार करने वाले भगवा विरोधी ब्रिगेड को निशाने पर लिया और जमकर प्रहार किया। कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी, दोनों को सीएम योगी ने आड़े हाथों लेते हुए बता दिया कि सनातन विरोधियों को जनता प्रदेश में कतई स्वीकार नहीं करेगी। सहारनपुर और मेरठ में जब श्री राम के जयकारों के बीच योगी ने अपनी दहाड़ और शब्दों के प्रहार से विपक्ष को चारों खाने च्युत कर दिया, तो इस दौरान सीएम योगी ने कांग्रेस के उन सियासी बयानों को लेकर भी जमकर निशाना साधा जो कांग्रेस ने भगवा और हिंदुत्व के विरोध में बोले थे, जो आतंकवाद के खिलाफ कांग्रेस के नरम रवैये की तस्वीर पेश करते हैं। उन्होंने मालेगांव विस्फोट मामले का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने उस समय केवल राजनीतिक लाभ के लिए निर्दोष हिंदू नेताओं को आरोपी बनाने की साजिश रची थी। अब जब न्यायालय और जांच एजेंसियों की रिपोर्ट से सच्चाई सामने आ रही है, तो सीएम योगी ने कांग्रेस की इस हरकत को राष्ट्रद्रोह करार दिया है। इतना ही नहीं, योगी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और सपा को भारत की परंपरा, धर्म और संस्कृति से कोई लगाव नहीं है, बल्कि वो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने वालों के साथ खड़े नजर आते हैं। सीएम योगी के ये शब्द बाण उस वक्त छूट रहे हैं जब कुछ वक्त पहले ही ये खुलासा हुआ था कि मालेगांव केस में किस तरह से भगवा को टारगेट करने की कोशिश की गई थी, किस तरह से योगी को फंसाने की भी साजिश रची गई थी। लेकिन आज सहारनपुर से धरती से विपक्ष को यह बता दिया कि भगवा विरोधी ब्रिगेड की कोई भी साजिश कामयाब नहीं हो पाएगी। आज उसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले योगी का वो बयान आपको सुनवाते हैं, उसके बाद मेहमानों का रुख करेंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का यह कृत्य राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। आतंकवाद के प्रति सौंप और राष्ट्रवादी नागरिकों के लिए, राष्ट्रवादी संगठनों के लिए क्रूर बन करके, बर्बर बन करके उनको पूरी तरह समाप्त करने की कुत्सित चेष्टा एक आतंकी कृत्य है। यह तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को ही मुबारक है। वे दंगा भी कराते हैं, सोतीगंज के अपराधियों को भी चरण वंदना करते हैं, उनको पनपाते भी हैं, हर माफिया और हर गुंडे को प्रश्रय देते हैं। यही तो अंतर है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार बनी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में मेरठ ने स्पोर्ट्स आइटम के माध्यम से अपनी पहचान बनाई और समाजवादी पार्टी की सरकार के समय वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया में सोतीगंज ने भी अपना स्थान बनाया था। तो कुछ सवाल भी है जो आज हम अपने मेहमानों से पूछेंगे, लेकिन उससे पहले उन सवालों पर एक नजर डालते हैं। आतंकवाद के खिलाफ नरम रवैया, आतंक से सहानुभूति, सपा कांग्रेस है क्या सनातन विरोधी? सेना के शौर्य पर कभी सवाल उठाते हैं, आतंक के साथ हैं या खिलाफ हैं? भगवा हिंदुत्व को टारगेट करते हैं भगवा विरोधी ब्रिगेड, सियासी फायदा, विपक्ष ने निर्दोष हिंदुओं को फंसाया। ये वो सवाल होंगे जो आज की इस चर्चा में हम अपने मेहमानों से भी पूछेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से भगवा आतंकवाद की एक पिच तैयार करने की कोशिश की जा रही थी, आखिर अब जब कोर्ट का फैसला आ गया है तो इस पर विपक्ष किस तरह से इन चीजों को देख रही है, क्योंकि विपक्ष ने तो एक भगवा आतंकवाद की पिच तैयार कर दी थी। लेकिन आपको बता दें कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर की धरती से यह बता दिया है और विपक्ष को कहीं ना कहीं उन्होंने कटघरे में भी खड़ा कर दिया है और यह बता दिया है कि भगवा ना तो कभी आतंकवाद था और ना है। आपको बता दें कि सदन की कार्रवाई के दौरान खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी यह कहा था कि भगवा ना तो कभी आतंकवाद था और ना है, और उसी के ठीक अगले दिन इस पूरे मामले को लेकर फैसला सामने आया। जिस दिन मालेगांव बम ब्लास्ट को लेकर फैसला सामने आया था, उसी दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से भी एक्स पर एक पोस्ट किया गया था और इस पूरे मामले को लेकर उनकी तरफ से अपनी प्रतिक्रिया भी दी गई थी। आपको बता दें कि उन्होंने कहा था कि आतंकवाद भगवा न कभी था, ना है और ना ही रहेगा।
और ठीक इससे एक दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा की बहस के दौरान भी कहा था कि हिंदू आतंकवाद का विचार किसने दिया। मैं दुनिया के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकते। और उनके इस बयान पर अभी चर्चा चली रही थी कि अगले दिन मालेगांव ब्लास्ट मामले में कोर्ट का फैसला भी आ गया और इसके बाद एक बार फिर से भगवा आतंक या हिंदू आतंकवाद पर फिर से चर्चा शुरू हो गई। तो आज ये कुछ सवाल हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, और थोड़ी ही देर में हमारे मेहमानों से भी हम ये सवाल पूछने वाले हैं कि क्या वाकई भगवा आतंकवाद था। जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने आड़े हाथों लेते हुए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों को ये बता दिया है कि सनातन विरोधियों को जनता प्रदेश में कतई स्वीकार नहीं करेगी। सहारनपुर और मेरठ में जय श्री राम के नारों के बीच योगी ने अपनी दहाड़ और शब्दों के प्रहार से विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया है। तो थोड़ी ही देर में हमारे खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उनसे इस पूरे विषय पर हम चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करते हैं और उससे पहले मेहमानों का एक एक करके परिचय करवा देते हैं। प्रमोद मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर चर्चा में शामिल हुए हैं। प्रमोद जी बहुत स्वागत है आपका। अनिल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अनिल जी बहुत स्वागत है आपका। यश भारती हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। यश भारती जी बहुत स्वागत है आपका। और नवीन दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। नवीन जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवालों की शुरुआत में नवीन जी आपसे ही करूंगी क्योंकि लंबे वक्त से ये पूरा मामला चल रहा था, मालेगांव बम ब्लास्ट, उसके बाद भगवा आतंकवाद को लेकर जिस तरह से एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही थी या फिर यूं कहे कि एक पिच तैयार करने की कोशिश की जा रही थी, तो वो क्या सिर्फ एक राजनीतिक फिक्शन था जिसे कांग्रेस ने गढ़ा ताकि असली आतंकवाद से जनता का ध्यान भटकाया जा सके, और अब तो पूरा मामला साफ हो गया है? निश्चित तौर पर बिल्कुल। देखिए, ऐसा दो तीन चीजें हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि आतंकवाद का न कोई रंग होता है, न धर्म होता है, न रूप होता है जी। ये तो सच्चाई है, सच को स्वीकार करना पड़ेगा। दिग्विजय सिंह ने वो बयान दिया था और वो बयान मैं समझता हूँ बिल्कुल निंदनीय था कि आतंकवाद को भगवा बता रहे हैं, रूप बता रहे हैं, रंग बता रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग अफवाह स्वरूप, तमाम लोग हमारे यहाँ सेना में ऐसे रहे हैं जो हिंदू रहे हैं और वो सेना की गोपनीय जानकारी देते हुए पकड़े गए हैं, ISI को जानकारी देते हुए पकड़े गए हैं। भोपाल में ध्रुव सक्सेना भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, वो भी पकड़ा गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भगवा आतंकवाद कह दें या उसको किसी और रंग का आतंकवाद कह दें। आतंकवाद आतंकवाद है, उसका न कोई जाति है, न धर्म है, न रंग है, पहली चीज। दूसरी चीज एक और आती है कि आज की तारीख में प्रदेश में दो तीन तरीके की समस्याएं चल रही हैं। मेजर समस्या चल रही है जो केंद्र का और उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में तनाव की स्थिति है। वो बहुत विषम परिस्थिति है और इसमें सबसे बड़ा नुकसान यदि किसी का हो रहा है प्रदेश की जनता का हो रहा है। मंत्री कहते हैं कि अधिकारी हमारी नहीं सुन रहे हैं। अब ऐसे में उन मंत्रियों के पीछे बैकअप कौन दे रहा है? भाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। योगी आदित्यनाथ जी जा रहे हैं तो वहां कह रहे हैं कि भाई हिंदुत्व को लेके वो बयान दे रहे हैं, हिंदू धर्म को लेके बयान दे रहे हैं। उनकी राजनीति की धुरी हिंदुत्व है, इसको तो स्वीकार करना पड़ेगा। इसके अलावा उनकी राजनीति की धुरी ना वो डेवलपमेंट पे बात करते हैं, ना वो बाढ़ पीड़ितों की बात करते हैं, ना वो अधिकारियों के भ्रष्टाचार पर बात करते हैं। वो केवल और केवल अगर कोर एजेंडा उनका होता है तो वो हिंदू और मुसलमान इसी पर बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अब 8 साल से आपकी प्रदेश में सरकार है, आप सरकार के नेतृत्व करता हैं, तो आप केवल हिंदू मुसलमान करके कहते रहे, भाषण देते रहे, सहारनपुर मेरठ मुजफ्फरनगर कहीं भी दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ेगा? जनता ने आपको क्या केवल इसके लिए वोट किया था? प्रश्न इस बात का है। जनता ने आपको वोट किया था कि भाई आप जनता को बेहतर दे पाएंगे, बेहतर डिलीवर कर पाएंगे। अब आपके यहाँ की AK शर्मा कोई छोटे मोटे मंत्री नहीं है, 3-3 विभागों के मंत्री हैं। ऊर्जा मंत्री हैं, आपके शहरी आवास मंत्रालय का चार्ज उनके पास है, और बावजूद इसके वो मंत्री की बात नहीं सुनी जा रही है। उनकी वो अपनी जो बात कहते हैं उसको खुद ही कह रहे हैं कि अधिकारी मेरी नहीं सुनते। तमाम ऐसे मंत्री जो कह रहे हैं अधिकारी मेरी नहीं सुनते हैं। इसके बीच में अगर कोई एक चीज और दिखाई देती है, हाल में आपने देखा करीब 150 विधायकों ने धरना दे दिया था सदन के पटल पर योगी जी के खिलाफ। इसके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ उनकी एक मीटिंग होती है जिसको
ब्रिजभूषण सिंह शरण सिंह लाते हैं पब्लिक डोमेन में कि भाई हमारी मुख्यमंत्री जी से लंबे अंतराल के बाद मुलाकात हुई, लेकिन क्या मुख्यमंत्री कार्यालय ने उस मुलाकात की पुष्टि की? नहीं की। तो ये बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के लिए इस समय जो डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की सरकार की हम बात करते हैं, उस ट्रिपल इंजन की सरकार में कहीं ना कहीं तीनों इंजनों का जो डायरेक्शन है वो बदला हुआ है, एक डायरेक्शन में नहीं चल रहे। यही कारण है कि प्रदेश की जनता का बड़ा नुकसान हो रहा। बाढ़ के मामले में आप देखिए, आप 34% बाढ़ राहत का पैसा कुल खर्च कर पाए। अब जब प्रयागराज जैसा महानगर जहां 20,000 करोड़ रुपए आपने खर्च किया था कुंभ को सजाने संवारने में, वहां लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है, लोग परेशान है, गाजीपुर की स्थिति खराब है। तो ऐसे में आप हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं सहारनपुर में, वो करनी चाहिए, या जो जनता की पीड़ा है उस पर आपको बात करनी चाहिए कि भाई यहाँ पे ये काम होना तो कौन जिम्मेदार है, किसको हटाएंगे पद से? आप नहीं बता पा रहे। उत्तर प्रदेश में 8 साल से आप स्थायी डीजीपी नहीं दे पा रहे हैं। तो ये कौन सी व्यवस्था से प्रदेश को चलाया जा रहा है? प्रश्न इस बात का। भाई आप हिंदू मुसलमान खूब कहिए, ठीक है, आतंकवाद का कोई रूप नहीं होता, कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला दिया। लेकिन नवीन जी मुझे ऐसा लगता है, नवीन जी मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम उत्तर प्रदेश के जनता की बात करें, ना सिर्फ सिलेक्टिव जनता, अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश की जनता की बात करें, तो उनका एक मोटिव होता है कि हमें जो मूलभूत सुविधाएं हैं अगर वो उनको मिल रही हैं, उसके बाद अगर आप हिंदुत्व का झंडा उठा के चल रहे हैं, अगर आप हिंदुत्व की बातें कर रहे हैं, तो फिर जनता भी उस जगह पे आपका साथ देती है। ये चीजें अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में, तो ये चीजें हैं। नहीं अपूर्वा जी, बिल्कुल एक हद तक आपने हिंदू मुसलमान की कोर एजेंडे को लेकर, आप तो भाजपा के भी नहीं थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तो हिंदू युवा वाहिनी के नेता थे भाई, हिंदू युवा वाहिनी के संस्थापक थे। आपने मुख्यमंत्री पद लेते ही हिंदू युवा वाहिनी को भंग कर दिया। उसके जो करता धरता आपके सेकंड हैंड कमांड थे उनको जेल तक भिजवा दिया। तो ये कैसा हिंदुत्व था, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। अब प्रश्न ये है कि जब आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, 8 साल से यही तो गीत गा रहे हैं आप। डेवलपमेंट पर आप क्या कर रहे हैं? आप स्कूलों को बंद कर रहे हैं, नया आपने कुछ किया नहीं है। जहां 20,000 करोड़ खर्च किया, उस जिले की हालत आज की तारीख में बाढ़ में क्या है, इस पर आपको बोलना चाहिए, इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, इस पर काम करने की जरूरत है। आप हिंदू मुसलमान ठीक है, चुनाव आएगा तब कर लेना, अभी तो 2027 में चुनाव होना भाई, अभी थोड़ी होने जा रहा है। ठीक है अनिल शर्मा जी, अब तो कोर्ट ने भी कह दिया है कि इस पूरे मामले में जो निर्दोष लोग हैं उनको फंसाया गया है। क्या अब भी कांग्रेस के लिए भगवा आतंकवाद है? अब भी उसी विचारधारा पर कांग्रेस चलेगी, या माफी जैसा कोई सीन नजर आ रहा है? देखिए अपूर्वा जी, कोर्ट के जजमेंट का सभी सम्मान करते, और कांग्रेस ने कभी भगवा आतंकवाद नहीं कहा। दिग्विजय सिंह जी के ऊपर जो आरोप लगता है, दिग्विजय सिंह जी से जब मीडिया ने पूछा, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा मैंने कभी इस तरह की बात नहीं की, न कभी किसी पर आरोप लगाया। जब जिस व्यक्ति ने कहा, वो उसी व्यक्ति ने ये कह दिया कि मैंने कभी इस तरह की बात नहीं की, मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया या कुछ अलग तरीके से पेश किया गया, तो उसमें मैं किसी को दोष नहीं दे सकता। तो आज भगवा आतंकवाद की जो बात चलती है, कांग्रेस माफी मांगे, कांग्रेस किस बात के लिए माफी है? कांग्रेस ने कभी इस प्रकार की बात नहीं की है। आतंकवाद का कोई स्वरूप नहीं हो तो कांग्रेस ने कभी आतंकवाद को नहीं सराहा। कांग्रेस ने हमेशा आतंकवाद को खात्मा करने की कोशिश की है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है जिसका सही रूप क्लियर नहीं होता है। ये कब किसके साथ है कोई पता नहीं चलता। ये हिंदुओं के साथ है कि मुस्लिमों के साथ है। कभी हिंदुत्व की बात करेगी, कभी मुस्लिमों के वोट की खातिर उनकी बात करेगी, फिर इन्हें मुस्लिमों से नफरत हो जाती है, कभी आतंकवादी मुसलमानों को बताती है। सही मायने में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी देश धर्मित है। उनको समझ में खुद नहीं आ रहा कि 3 तलाक के नाम पर उन्हें मुसलमानों के वोट चाहिए, पसमानदा मुस्लिमों के नाम पर उन्हें मुसलमानों के वोट चाहिए। पहलगाम हमले में के बाद जो पाकिस्तान पर हमलावर जो होते हैं, उसमें सोफिया कुरैशी जैसी देश की बेटी को इनके डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश के आतंकवादियों की बहन बता देते हैं। इनका सही स्वरूप से क्लियर नहीं होता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को केवल चुनावी भाषणों से मतलब है, डूब क्षेत्रों में क्या कार्रवाई करनी चाहिए, कितना व्यवस्था पहले से करनी चाहिए, वो उनको मतलब नहीं है। लोग घरों में डूब रहे हैं, चारों तरफ गाड़ियां बह रही हैं, हर जगह बाढ़ की स्थिति ज्यादा आ रही है, लेकिन इस सरकार ने 11 मंत्रियों की लिस्ट तो बना दी, लेकिन करोड़ों रुपए उस पर अलाउ भी कर रहे हैं। लेकिन क्या ये प्रक्रिया पहले नहीं की जा सकती? इनको केवल इन्हीं बातों से मतलब है, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान 3 शब्द के अलावा अगर ये किसी और शब्द पर बात कर लें, ये किसान पर बात कर लें, ये नौजवान के रोजगार पर बात कर लें, ये शिक्षा जगत पर बात कर लें, ये अर्थव्यवस्था पर बात कर लें,
ये माता बहनों की आबरू के हिसाब से उनकी सुरक्षा पर बात कर रहे हैं, क्षेत्र के विकास के ऊपर बात कर रहे हैं, ये बात नहीं कर सकते। सही बात तो ये है कि ये केवल वोट की राजनीति करते हैं, तो वोट की राजनीति करने की खातिर अब पहलगाम हमले के मामले पर जब इनसे सवाल पूछ गए तो गोल गोल जवाब देते नजर आए सदन में, और बनारस में जाकर चुनावी भाषण करते हैं। तो ये आप सहारनपुर में भाषण दे रहे हैं, तो भाषण वीर है ये केवल भाषण वीर है। तो जनता के पास ये केवल अपनी जो भावना है, जो इनकी आंदोलित भावना जो होती है ना, आंदोलन आकार, ये केवल उन भावनाओं को पहुंचाते हैं, लोगों को भ्रमित करने का काम। ठीक है, लेकिन देखिए अनिल शर्मा जी, अभी तक कांग्रेस की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर कोई बयान नहीं सामने आया, खासतौर पर राहुल गांधी की तरफ से भी ऐसा कुछ नहीं बयान आया है। हालांकि हमने वो चीज भी देखी थी जब सदन की कार्रवाई खत्म हुई, कांग्रेस से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जब सदन से बाहर निकलते हैं, पत्रकार जब मालेगांव मामले को लेकर उनसे सवाल पूछते हैं तो प्रियंका गांधी उनको रोक भी देती है, फिर भी राहुल गांधी इस पूरे मामले में कुछ नहीं बोल रहे हैं। जबकि भगवा आतंकवाद का ये पूरा झंडा लेकर कहीं ना कहीं से तो कांग्रेस ही शुरू हुई थी ना, यूपीए की उस समय सरकार थी, कांग्रेस और यूपीए की उस समय सरकार थी, अब माफ कीजिएगा एनसीपी, एनसीपी। मैं बता दें, जिस वक्त इन लोगों को अरेस्ट किया गया, एटीएस ने अरेस्ट किया, वो व्यवस्था उनके पास थी, उन्होंने कौन से साक्ष्य प्रस्तुत किए और इनको अरेस्ट किया। और जब सारे लोग वही निकल कर आ रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, हिंदू नामक संगठन लेकर चल रहे हैं, तो ये व्यवस्था सरकार की द्वारा थी। कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि हिंदू आतंकवादी या मुस्लिम आतंकवादी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जरूर किसी न किसी को आतंकवादी बनाना चाहती। चलिए ठीक है, कोर्ट में कौन से प्रश्न, एटीएस और एनआईए दोनों के अलग अलग साक्ष्य थे। कोर्ट ने किस साक्ष्य को माना, हम कोर्ट की अवहेलना नहीं करना चाहते, लेकिन इसी सरकार ने, जो इनकी गठबंधन की सरकार है, उस सरकार ने यह भी कहा है कि हम इस मामले को लेकर कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, क्योंकि किसी भी मामले को जब लोअर कोर्ट में अगर उसका फैसला हो जाता है तो उसको पिटीशन दायर करने के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खड़े। सरकार जब कटाना चाहती है तो इनको आतंकवादी सरकार घोषित करे, हम नहीं आतंकवादी घोषित करना चाहते, इनकी सरकार खुद। ठीक है अनिल शर्मा जी, चलिए ठीक है, आऊंगी आपके पास। प्रमोद मिश्रा जी, अब सीएम योगी ने तो विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर दिया, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की जो ये विचारधारा है, जो ये पिच तैयार कर रही थी कांग्रेस भगवा आतंकवाद को लेकर, हालांकि अनिल शर्मा जी कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस ने तो ऐसा कभी बोला ही नहीं कि आतंकवाद का कोई धर्म होता है, ना तो हमने कभी हिंदुओं को आतंकवाद कहा, ना ही हमने कभी मुस्लिमों को आतंकवाद कहा। अब आपको क्या लग रहा है, इस तरह की जो विरोधाभास वाली स्थिति इस वक्त कांग्रेस की बनी है, आगे क्या रुख लेगी कांग्रेस, कहां स्टैंड कर रही है? फिर घूम फिर के सवाल बीजेपी पर आ जाता है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है, बीजेपी मुस्लिमों को आतंकवाद कह रही है। नमस्कार, बाकी सभी फेलो पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। मैं बड़ी देर से सुन रहा था, नवीन दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, विषय पे विश्लेषण करने की बजाय कहीं और निकल गए, और अभी अनिल शर्मा जी भी वक्तव्य दे रहे थे कि कांग्रेस ने तो कभी कहा नहीं। दिग्विजय सिंह चिदम्बरम जी को भूल गए। हाँ, वो भूल जाएंगे ना, चिदम्बरम जी जो अपनी बालकनी में गोभी उगा गए थे उसको भूल गए, उनको भूल जाएंगे। खैर, उससे पहले नवीन दुबे जी की भी बात का जवाब देना आवश्यक है, क्योंकि उन्होंने कहा कि कहीं पर विकास की बात नहीं करते योगी जी। तो नवीन दुबे जी से निवेदन है, आज दोनों जगह का भाषण सुन करके आए होते तो शायद ये बात नहीं करते। रैपिड रेल की बात की, 12 लेन सड़कों की बात की, और जो हर तरफ बन रही हैं सड़कें, और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात की, वो योगी जी ने ही बात की। तो नवीन दुबे जी को भाषण पूरा सुनना चाहिए था, शायद इनके पास समय अभाव था, उसके कारण जो अपने हिसाब से जो सुन सके या जो जिस पे वक्तव्य देना था उस पे ही रहे, उनकी बात छोड़ देते हैं राजनीतिक विश्लेषक, और उनका अधिकार भी है विश्लेषण करने का, अपने ढंग से कोई भी स्वतंत्र है विश्लेषण करने के लिए। अनिल शर्मा जी ने कहा कि कांग्रेस ने तो कभी नहीं कहा था, चिदम्बरम जी को आपने याद दिला दिया, और दिग्विजय जी ने बार बार कहा है, भला हो वो कसाब पकड़ा गया जिंदा, नहीं तो हाथों में कलावा बांध करके, और जो षड्यंत्र रचा गया था उसके बारे में सारी दुनिया जानती है, सारा देश जानता है। छोड़ दीजिए उसको, बात को भी। अभी आपको कल का वक्तव्य बताते हैं। पृथ्वीराज चौहान, जिनका नाम शायद उनके
पिता ने पृथ्वीराज चौहान के ही नाम पर रखा होगा। पृथ्वीराज चौहान का बयान सुना है आपने? क्या कहा उन्होंने? भगवा आतंकवाद मत कहिए, इसको सनातन एवं हिंदुत्व आतंकवाद कहिए। क्या हुआ? नवीन दुबे जी ने उस पर कोई वक्तव्य देने को किसी ने मना किया है क्या? उसका विश्लेषण नहीं किया जाएगा क्या? अनिल शर्मा जी उसको विश्लेषण नहीं करेंगे क्या? उस पर बयान नहीं देंगे क्या? कौन? पृथ्वीराज चौहान आपके नेता नहीं है क्या? आपके ही नेता हैं। अभी आपने कहा ये बयान वो बयान, सर राहुल जी ने अभी 2 दिन पूर्व जो बयान दिए हैं उनका भी ध्यान रखिए। और अभी सदन पे चर्चा हुई थी पहलगाम में, राहुल हमारे गांधी जी को नेता तो ने वहां बोलने ही पर नहीं दिया कहा, गया, प्रियंका गांधी ने रोक लिया, बोलने ही नहीं दिया गया। नहीं किसानों के आंदोलन पर अभी बता रहे थे ना, नहीं, जरा मालेगांव उसके बता वाले दूं। पे तो राहुल गांधी को बोलने ही नहीं दिया हाँ, गया। उनका तो रोक ही दिया गया क्योंकि जानती है कि जब भी मुंह खोलेंगे कुछ गड़बड़ बोलेंगे। उनके बारे में तो एक नारा लगा देना चाहिए, जब भी मुंह खोलेंगे कुछ ना कुछ गड़बड़ बोलेंगे। बोलते हैं हम एटम बम गिरा देंगे। एक बार बोले थे भूकंप आ जाएगा बोलूंगा तो, और गए भूकंप ले आने, वहां लगे आंख मारने सदन में। तो प्रियंका जी ज्यादा जानती हैं उनके बारे में। खैर, राहुल जी ने क्या कहा? किसानों की अभी आप बात कर रहे थे ना, उन्होंने कहा किसान आंदोलन के समय में स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने उनको धमकाया और उससे 1 वर्ष पूर्व वो दिवंगत हो गए थे। अरे झूठ बोलने की कोई पराकाष्ठा होनी चाहिए, उसको भी लांग गए। अनिल शर्मा जी, आपने 15 मिनट प्रवचन दिया, मैं बीच में नहीं बोला। मेरे बाद आपके साथ न्याय होगा, आपको बोलने का पूरा मौका दिया जाएगा, अब बोल लीजिएगा। विरोध की एक मर्यादा होती है, कम से कम वो रखिए। ये कांग्रेस का मंच नहीं है। मर्यादा रखने की बात अगर भाजपा के लोगों से कही जाए तो भाजपा के लोग कितनी ठीक मर्यादा ठीक ठीक, रखते हैं? नहीं सर, एक मिनट एक एक करके आप अपनी बात रखिए, ज्यादा बेहतर होगा। एक एक करके अपनी बारी में अपनी बात रखिए, ज्यादा बेहतर तरीके से आप अपनी बात रख भी पाएंगे और हम समझ भी पाएंगे। बीजेपी का मत चलिए जो आप हमको दबा देंगे। अनिल शर्मा जी, आप ठीक है अनिल शर्मा जी, आपने अपनी बारी में अपनी बात रखी। अब सर थोड़ा सा पेशेंस के साथ जवाब भी सुन लिया करिए सर, पेशेंस के साथ जवाब सुन आप लीजिए। मुझसे मत उम्मीद रखिए, मैं आपसे उम्मीद रख रहा हूं। मैं तो आप ही की बात कर रहा हूं कि मैं आपसे उम्मीद रख रहा हूं। आप हमसे भी उम्मीद न रखिए। हाँ, नहीं चलिए रखता। ठीक है अनिल शर्मा जी। अच्छा ठीक है, आपकी बात मान ली। अब मैं आपसे मर्यादा की अरे चुप रहिए ना भाई, सरकार तो हमारी ही है। ठीक है अनिल शर्मा जी, आपने अपनी बारी में अपनी बात रखी ना सर, एक बार सुन लीजिए। प्रमोद जी को भी सुन लीजिए सर, फिर आप काउंटर करिएगा। ठीक है, आप काउंटर करिएगा, लेकिन सर थोड़ा सा पेशेंस के साथ 2 मिनट में प्रमोद जी आप अपनी बात कंप्लीट करिए, फिर मैं यश भारती जी का रुख करूंगी। बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि सरकार हमारी ही है, लेकिन प्रतिबंध किसी पे नहीं है। ये 1975 के बाद का कोई आपातकाल नहीं है कि पत्रकारों को बंद कर दिया जाएगा, नेताओं को बंद कर दिया जाएगा और वहां से हम अभी फिलहाल इमरजेंसी की बातों पर नहीं जाते हैं, 75 की बातों पर नहीं जाते हैं। अभी हम मालेगांव पर रहते हैं। थोड़ी सी सच्चाई का 75 पर नहीं जाते हैं सर, 75 पर नहीं जाते हैं। अभी हम यही रहते हैं, मालेगांव पर रहते हैं, मुद्दे से भटकते नहीं, मालेगांव पर रहते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है अनिल शर्मा जी, प्रमोद जी सर, अभी तो हमने चर्चा शुरू की है सर, अभी बहुत सवाल जवाब है, बहुत आपको वक्त मिलेगा। चलिए प्रमोद जी, आप 2 मिनट में अपनी बात कंप्लीट करिए। नहीं सर देखिए, इस तरह से वक्त खराब होता है सर, वक्त खराब होता है। अनिल शर्मा जी, आप बड़े प्रवक्ता है सर, आप इन चीजों को समझते होंगे, वक्त खराब होता है। ठीक है प्रमोद जी, अपनी बात कंप्लीट करिए। ठीक है, कहाँ आपको दबा पाएगा कोई? ऐसे नहीं करिए सर, प्लीज ऐसे मत करिए सर, चर्चा होने दीजिए, विषय पर चर्चा होने दीजिए। जो आपका यहाँ पर विषय पर चर्चा होने दीजिए, स्तर है, मेरा विषय पर स्तर है, आप भी प्रवक्ता है, मैं भी प्रवक्ता हूँ ना, आप हमको दबा पाएंगे ना। सर फिर देखिए, मुझे फिर सीधे यश भारती जी का रुख करना पड़ेगा, फिर मैं दोनों को समय नहीं दे पाऊंगी। प्लीज इन चीजों को समझिए। बोल ही नहीं रहा हूँ, आप हमको रोकना चाहती हैं, रोक लीजिए। नहीं सर, मैं आपको रोक नहीं रही हूँ, मैं अनिल जी को कह रही हूँ कि प्लीज सर। अभी एनआईए ने जो खुलासे किए, हमारे एक मुस्लिम बंधु भी थे जिन्होंने क्या वक्तव्य दिए, उसके बाद पूजनीय सरसंघ चालक जी के लिए भी षड्यंत्र रचे गए थे। सोचिए, अटल जी की एक लाइन याद आती है, बेनकाब चेहरे हैं, घाव बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूं। ये ज्यों ज्यों जब जब ईमानदारी से, पारदर्शी प्रामाणिकता के साथ
संस्थाओं को स्वतंत्र रूप से जांच करने का मौका दिया गया। संस्थाओं ने सबके ठीक है। कुकर्मों को उजागर कर दिया चलिए, और यही कारण ठीक है। है जब हाँ। नहीं मैडम अभी तो प्रमोद जी, मतलब देखिए 3 मिनट भी नहीं बोल और भी मेहमान ठीक है हमारे साथ है। यश भारती जी ठीक भी है हैं, उनसे भी एक सवाल ले लेती हूँ, वो भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। यश भारती जी, देखिए पहले तो आपसे मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी इस पूरे मामले को लेकर, मालेगांव बम ब्लास्ट को लेकर जो फैसला आया है कोर्ट की तरफ से। अभी तक तो ये हो रहा था कि अभी तो ये मामला कोर्ट में है, भगवा आतंकवाद को लेकर खूब जोर शोर से नारे लग रहे थे, एक पूरी पिच तैयार की जा रही थी, एक पूरा नैरेटिव सेट किया जा रहा था। अब तो कोर्ट की तरफ से भी आदेश आ गया है, फैसला सुना दिया गया है, सभी लोग निर्दोष हैं। समाजवादी पार्टी कहां स्टैंड कर रही है? अपूर्वा जी, पहली बात तो मुझे आपके चैनल से यह बताया गया था कि योगी जी के भाषण पे चर्चा होगी। तो मालेगांव पे भाजपा का इसी पे स्पेसिफिक सुनिए ना मेरी बात। मालेगांव पे स्पेसिफिक चर्चा होनी है तो फिर मैं बहुत सारी चीजें लेकर के आता। फिर मैं ये चीज लेकर के आता कि फाइलों में लिखा पड़ी क्योंकि मायने रखती है, कोर्ट में भी लिखा पड़ी मायने रखती है। तो जो उस समय अधिकारी थे आर.के. सिंह जी, भगवा आतंकवाद शब्द तो उनके हाथों से लिखा गया, उन्होंने उनके माध्यम से कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया। वो बाद में भारतीय जनता पार्टी के सांसद हुए, केंद्र में मंत्री हुए। तो अगर भगवा आतंकवाद शब्द से इतनी दिक्कत है तो जिसने लिखा उसको सांसद और केंद्र में मंत्री क्यों बनाया और फिर उसने अपनी सफाई के लिए किताब छाप के बता दिया कि सब नहीं मैंने नहीं लिखा। तो ये साफ सफाई का खेल क्यों हुआ, ये अलग बात है। मैं ये जानना चाहता हूं, देश का हर नागरिक ये जानना चाहता है, मालेगांव में बम ब्लास्ट हुआ, किसने किया, दोषी कौन? ना हिंदू आतंकवाद ना इस्लाम आतंकवाद, अगर कोई मरा है, कोई घटना घटी है, उसका दोषी कौन? मुंबई में ट्रेन के अंदर बम ब्लास्ट हुआ, उसका दोषी कौन? पुलवामा में हमारे सैनिक शहीद हुए, उनको मारने वाला दोषी कौन? तो ये आतंकवादी घटनाओं में आप दोषियों को ना पकड़ के एक अलग नई चीजों पे बहस करना चाहते हो, नई चीजों को लेकर के आना चाहते हो। आप मुझसे पूछ रहे मालेगांव पे, आप प्रज्ञा ठाकुर पे बात करना चाहती हैं। वो प्रज्ञा ठाकुर जो भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के स्वयं सेवक के कत्ल में गिरफ्तार की गई भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार द्वारा। तब उन्हें कौन कांग्रेसी फंसवा रहा था, कौन विपक्ष का नेता फंसवा रहा था? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गिरफ्तार किया और फिर भारतीय जनता पार्टी ने भोपाल से उनको विधानसभा लोकसभा का टिकट दिया, प्रत्याशी बनाया, भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया, सदन में भेजा। भोपाल एक सुरक्षित सीट है उनके लिए। और यहां भी नहीं रुके, जब आतंकवाद का मुकदमा चल रहा था, सच था झूठ था बात की बात है, लेकिन आतंकवाद का मुकदमा चल रहा था, उस समय देश की रक्षा समिति जो सदन की है उसको सदस्य बना रहे थे आप प्रज्ञा ठाकुर को। तो आप ही पकड़ रहे हो हत्या के आरोप में शिवराज सरकार। उज्जैन के अंदर कुंभ में जाने से मना कर रही थी शिवराज सरकार, यही प्रज्ञा ठाकुर को। तो आप इसको बीजेपी कांग्रेस क्यों बना रहे हैं? भाई अपराधी कौन है, हम तो उस पर बात करना चाहते हैं। चाहे वो मालेगांव का हो, चाहे मुंबई ट्रेन ब्लास्ट का हो, पुलवामा का हो, उस पर कोई बात ही नहीं करना चाहते। भारतीय जनता पार्टी यू टर्न ले लेती है, तूने बचाया, तूने पकड़ा, कलावा पहना था, नहीं पहना था। अरे अगर वो मुसलमान था उसका फिजिकल वेरिफिकेशन होता, पोस्टमार्टम में सारी चीजें आती। वो चाहे तिलक लगाए, चाहे वो कलावा बांधे, चाहे कुछ भी पहने, उसकी धार्मिक पहचान हो जाती। तो ये सब चीजों से केवल भारतीय जनता पार्टी गुमराह कर रही है। आदरणीय नवीन दुबे जी ने जो विश्लेषण किया कि वास्तविकता में आज आप प्रयागराज में सर्वे कीजिए जाकर के, जिनके घर डूबे हुए हैं, जो प्रताड़ित हैं, जो परेशान हैं, उन्हें किसी मुसलमान से, किसी प्रज्ञा ठाकुर से, मालेगांव से, ट्रेन बम ब्लास्ट से कोई लेना देना है? आज वो अपने जीवन मरने और जीने पर रह रहे हैं, 12-12 घंटे, 24-24 घंटे गीले होकर के और अपने मकान पे घबरा करके। वो कब गिर जाएगा? वो तस्वीर शायद प्रमोद मिश्रा जी ने नहीं देखी होगी कि बच्चे को अपने हाथ में लेकर के एक माँ बाप जा रहे हैं, गलती से भी कहीं गड्ढे में अगर पैर लग जाए और गिर जाएंगे तो वो बच्चे को संभाल नहीं पाएंगे। तो जान हथेली पे लेके अपने प्रियजनों के साथ लोग किस तकलीफ में जी रहे हैं, उस पर चर्चा करने की आवश्यकता है। ये अपराधियों को तो आप सजा नहीं दिला पा रहे हो, अपराधियों को आप नहीं पकड़ पा रहे हो। बहुत ज्यादा हो जाएगा, आप किसी के घर पे बुलडोजर चला दोगे, बोल देगा हमने न्याय दिला दिया। अतीक अहमद पे आपने बहुत रोटियां सेकी, अतीक अहमद को भी आप सुरक्षित न्यायालय में नहीं पेश कर पाए, दोषी सिद्ध नहीं कर पाए। वो अतीक अहमद जिसके वकील हमेशा केसरीनाथ त्रिपाठी जी रहे, उसको जेल से छुटाने में हमेशा केसरीनाथ त्रिपाठी, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे, बाद में आपने राज्यपाल भी बनाया उन्हें, हमेशा छुड़ाने का काम तो उन्होंने किया। तो ये जो खेल आप खेलते हैं ना हिंदुस्तान की जनता के साथ में, अपने वोटरों के साथ में, अपने समर्थकों के साथ में, ये बड़ा खतरनाक खेल खेलते हैं।
भावनाओं के साथ खेलना, यही माननीय अखिलेश यादव जी ने खेला। क्या आप भावनाओं के साथ खेलते हो? आपकी सत्ता है, सरकार है, अब आपको काम करना है, काम पे बात नहीं करना चाहते। प्रयागराज में आपने 20,000 करोड़ रुपए जो खर्च किए कुंभ के नाम पे, आखिर वो सीवेज का, ये सारा पानी का, ये तो पहले से पता था, हर बार बारिश होती है। क्या प्लान बनाया था आपने? और कुंभ के बाद बारिश होगी ये भी तय था। तो क्या प्लान था आपकी? स्मार्ट सिटी प्रयागराज बनाई थी आपने, पहले से 11 साल से आप स्मार्ट सिटी के नाम पे प्रयागराज में पैसा खर्च कर रहे हो, उसके बारे में भी तो बोलते हैं। और 100 स्मार्ट सिटी बना रहे थे पहले कार्यकाल में, दूसरा कार्यकाल शुरू हो गया, कोई एक स्मार्ट सिटी का नाम तो बता दीजिए। हम भी घूम लेंगे, हम अपने बच्चों को घुमा लेंगे कि हाँ भैया हमारे देश में स्मार्ट सिटी बनी है। आपने देश का पहला एक निजी रेलवे स्टेशन बनाया, उसके लोकार्पण से पहले, एक दिन पहले, जिसका नाम हबीबगंज था, आपने उसको रानी कमलापति कर दिया। वहां भी आप हिंदू मुसलमान करने से बाज नहीं आए। उसकी रिपोर्ट है कि 95% ट्रेनें उस देश के पहले निजी रेलवे स्टेशन पर 95% ट्रेनें लेट चल रही हैं, संचालन ठीक से नहीं हो रहा। किस क्षेत्र में? एसएससी के लिए बच्चे आंदोलनरत हैं, टीचर आंदोलनरत हैं। कौन आंदोलनरत नहीं है? कौन सुखी है आपकी सरकार में? उसे एक वर्ग का नाम बता दीजिए, कोई एक वर्ग का नाम बता दीजिए कि आप इस श्रेणी के लोगों को जीवन बड़ा अच्छा दे पाए और ये बड़ा हमारे से संतुष्ट है। चलिए ठीक है यश भारती जी, देखिए भगवा आतंकवाद को लेकर और मालेगांव बम ब्लास्ट को लेकर फिलहाल अगर हम उस पर चर्चा करें तो भगवा आतंकवाद को लेकर ये चीजें जो कांग्रेस चला रही थी, जो एक नैरेटिव सेट किया जा रहा था, उस पर तो आपने कुछ जवाब ही नहीं दिया कि ये कहां से आई ये चीजें। और अब कांग्रेस, राहुल गांधी इस पूरे मामले पर जवाब नहीं दे रहे हैं। सपा की जब सरकार थी तब माफिया और गुंडा राज की खूब चर्चा होती थी, पर अब वो चीजें नहीं है। अपूर्वा जी, खूब चर्चा होती थी, मीडिया को स्वतंत्रता थी, हर छोटी घटना से माननीय अखिलेश यादव जी को तोड़ करके आप दो विंडो दिखाते थे, एक में अपराध होता था और एक में अखिलेश यादव जी को दिखाते थे। लेकिन आज किसी मीडिया हाउस की हिम्मत नहीं है कि ये पानी भर गया प्रयागराज में, उसमें एक साथ में योगी आदित्यनाथ जी की तस्वीर दिखा दें कि जब वो कुंभ में टहल रहे थे और बता रहे थे कि मैंने बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी है हिम्मत किसी मीडिया हाउस की? अरे आपके तो खुद संवाददाता के साथ में बदतमीजी हुई थी कुंभ के अंदर। 3 दिन तक इंडिया न्यूज परेशान रहा था, कोई जिम्मेदार पुलिस अधिकारी फोन नहीं उठा रहा था आप लोगों का। तो हमने तो ये व्यवस्था देखी, हम सवाल उठा रहे हैं। तो फिर तो सर हम उस मीडिया हाउस में आते ही नहीं है ना, फिर तो सर हम उस मीडिया हाउस में आते ही नहीं है जिसने सरकार के खिलाफ चीजें ना चलाई हो या जिसने सरकार के खिलाफ ना बोला हो, फिर तो हम उस मीडिया हाउस में आते ही नहीं। मैं ये पूछ रहा हूं, आपके ऊपर थोड़ी दोष है, मैं तो सबकी बात कर रहा हूं। अगर प्रयागराज में आज बाढ़ है, 20,000 करोड़ हुआ है, कुंभ की आपने बहुत ये भी चला रहे हैं सर, हम ये भी चला रहे हैं, के नाम पे आप बड़ा बजट खर्च कर रहे हो, भारती जी हम ये भी बता रहे हैं के नाम पे एक बड़ा बजट खर्च कर रहे हो, तो आखिर बाढ़ आने पे आपका नियंत्रण क्या है? चलिए ठीक है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की क्या व्यवस्था है? उस व्यवस्था के बारे में बताइए ना। चलिए हम उस व्यवस्था पर भी आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी नवीन दुबे जी से मेरा सवाल है। नवीन दुबे जी, जब योगी आदित्यनाथ जब आतंकवाद के खिलाफ खड़े होते हैं, जब हाथ में भगवा झंडा उठाते हैं, फिर विपक्ष को काफी ज्यादा परेशानी हो जाती है, विपक्ष बहुत ज्यादा तिलमिला जाता है, बौखला जाता है। बिल्कुल अपूर्वा जी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और दूसरी चीज क्या है कि योगी आदित्यनाथ जी भगवा ध्वज उठाते हैं। आप मुख्यमंत्री रहने से पहले कोई भी ध्वज उठाइए, किसी भी ध्वज को लेके आप ध्वजवाहक बने रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन आप जिस पद के ऊपर आसीन है, उस पद पर आपने रहने के लिए संविधान की शपथ ली है, और संविधान ये नहीं कहता है कि एक पर्टिकुलर धर्म को लेके आप चलेंगे, आपको सर्वधर्म सद्भाव के साथ चलना पड़ेगा। यही हमारे संविधान की परिभाषा है, यही उसका उद्देश्य है, यही उसका सार है। नवीन जी बीच में आपको रोक रही हूँ, क्या आपको वाकई ये चीजें लगती हैं कि उत्तर प्रदेश में इस तरह की चीजें योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम वाली चीजें कर रहे हैं, कि अगर कोई योजना हिंदुओं के लिए चलाई जा रही है तो वो मुसलमानों को उसका फायदा नहीं मिल रहा है? ऐसा तो नहीं है, दोनों को बराबर चीजों का फायदा मिल रहा है, दोनों के लिए बराबर सुविधाएं हैं। अपूर्वा जी मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, देखिए ऐसा है, ये बड़ा कठिन समय चल रहा है योगी आदित्यनाथ जी के लिए। मैं उसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में जो मैं देख रहा हूं उस पर बोल रहा हूं। अब आदित्यनाथ जी की मजबूरी है, उनकी यूएसपी हिंदू मुसलमान है, हिंदुत्व है, सनातन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये तो वो खुल के बोलते हैं, ये तो वो खुल के बोलते हैं। मैं बता रहा हूं आपको। और क्या है कि केंद्र से जिस तरीके की चीजें आ रही हैं,
केंद्र से जिस तरीके का इंटरफेरेंस हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जी की भी कुर्सी डगमगा रही है। ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। अब क्या है कि उनको अपना बचाव लेने के लिए, अपनी सरकार को बचाए रखने के लिए, अपने नेतृत्व को बचाए रखने के लिए कहीं ना कहीं इस तरीके से पूरे प्रदेश के हिंदुओं को अपने पक्ष में लामबंद करना है। अगर वो लामबंद करने में असफल हो गए तो केंद्र के पास पावर है, वो कभी भी मुख्यमंत्री चेंज कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी है और पूर्ण बहुमत के ना सही तो सहयोग के साथ पूरी तरीके से सरकार लेकर वो केंद्र में बैठे हैं। और उस लॉबी के अंदर योगी आदित्यनाथ जी अपने आप को कहीं फिट नहीं महसूस कर रहे हैं, असहज महसूस कर रहे हैं। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में आप देखिए, प्रदेश अध्यक्ष डिक्लेयर हो जाना चाहिए था काफी पहले, नहीं किया गया है। केंद्र के अंदर हमारे इनके भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने थे, आज तक नाम नहीं सामने आ पा रहा। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की सुगबुगाहट। दूसरी तरफ भारतीय जनता योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ विपक्ष, देखिए उसका नेचर है, उसका काम है विरोध करना, वो करेगा। लेकिन आंतरिक तौर पर मैं बात कर रहा हूं कि केशव प्रसाद मौर्य जिस तरीके का बयान दे रहे हैं, AK शर्मा जिस तरीके का बयान दे रहे हैं, और आपके कानपुर की जो मेयर हैं वो जिस तरीके का बयान दे रही है, इससे तो दिखाई दे रहा था साफ कि भाई योगी आदित्यनाथ जी के मंत्री इतने असहाय हो चुके हैं अपनी ही सरकार में कि अधिकारी उनकी सुन ही नहीं रहे हैं। तो जब अधिकारी आपके मंत्रियों के नहीं सुनेंगे तो विधायकों की स्थिति क्या होगी, सांसदों की स्थिति क्या होगी, और आम जनता उसकी क्या स्थिति होगी। ये दरअसल चीज वो है कि केंद्र और उत्तर प्रदेश की नेतृत्व की लड़ाई में नुकसान यदि किसी का हो रहा है तो प्रदेश की जनता का हो रहा है। उसी को पैचअप करने के लिए अपनी जो हिंदुत्व वाली छवि, देखिए योगी आदित्यनाथ देश के अंदर हिंदुत्व के सबसे बड़े पोस्टर बॉय हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनसे बड़ा कोई चेहरा नहीं है हिंदुत्व का, ये स्वीकार करना पड़ेगा, हम लोग मानते हैं इस चीज को। लेकिन प्रश्न ये है कि अब इस समय जब जनता कहीं ना कहीं, आपने हिंदुत्व को जागरूक किया, सब कुछ किया, बहुत अच्छी बात है। इसके साथ में जनता ने अब अभी जैसे प्रमोद जी ने चर्चा की कि भाई ODOP, मैं तो खुद कह रहा हूं ODOP पूरे प्रदेश में एक जिले में भी सफल नहीं है आपका। अगर किसी जिले में सफल है तो नाम बता दीजिए उस जिले का कि भाई ODOP में ये जिला सक्सेसफुल हुआ है, नहीं हुआ है। स्मार्ट सिटी के BS भारती जी ने बात की, BS भारती जी ने जो सवाल उठाया वो जायज है कि भाई केंद्र की सरकार को 11 वर्ष हो चुके हैं, तीसरा टेन्योर चल रहा है, ये केंद्र की योजना थी, कहां सफल हुए। नमामि गंगे आपका चल रहा था, गंगा जी तो आज भी से लगे हुए जो गांव है तमाम, वहां पे बुरा हाल है। 11 गांव गाजीपुर के बह गए हैं, 11 गांव मायने रखता है। तो आपका इंतजाम क्या था जनता के लिए? ठीक है, आप हिंदुत्व की बात करिए, सनातन की बात करिए, अच्छी बात है, और इस देश की जनता ने आपको चुना भी इन्हीं मुद्दों पर है निश्चित तौर पर। लेकिन जो बेसिक नेसेसिटीज है, बेसिक जरूरतें हैं प्रदेश की, उनको तो फुलफिल करना पड़ेगा। लेकिन प्रश्न ये इस वक्त विपक्ष नहीं उठा रहा है। सवाल ये है कि आप ही की सरकार में बैठे हुए मिनिस्टर्स आपके ऊपर सवाल उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अधिकारी नहीं सुनते हैं। इस पर योगी आदित्यनाथ जी क्या एक्शन ले रहे हैं, क्या कार्रवाई करेंगे? मुझे लगता है कि अगले 15-20 दिन के अंदर तस्वीरें बहुत साफ होने वाली हैं और संभावनाएं हैं कि उत्तर प्रदेश के नेतृत्व को आज की तारीख में बहुत असहज स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। यानी ये कहा जाए कि इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ को एक एक कदम फूंक फूंक कर चलने की जरूरत है, क्योंकि स्थिति काफी ज्यादा असहज हो गई है इस वक्त उत्तर प्रदेश में। अनिल शर्मा जी, एक वक्त था जब देखा जाए तो इस पूरे मामले में दिग्विजय सिंह बड़ा मुखर होके बोलते थे। भगवा आतंकवाद, मालेगांव बम ब्लास्ट के मामले को लेकर काफी मुखर होके, काफी तेज तरार तरीके से वो इन तमाम शब्दों का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब जब ये पूरा फैसला आ गया है, वो भी बड़े संतुलित हो गए हैं, बड़ा सोच समझ के जवाब दे रहे हैं। हालांकि इस जवाब में भी विरोधाभास है। देखिए, इस जवाब में भी उन्होंने कहा है कि ना हिंदू आतंकवाद होता है ना मुस्लिम आतंकवाद होता है, जबकि ये चीजें शुरू वहीं से हुई थी। सुशील शिंदे, दिग्विजय सिंह, ये चीजें वहीं से शुरू हुई। देखिए, अभी दिग्विजय सिंह जी का बयान आया, मीडिया ने जब उनसे वाइट पूछा, बोले आपने हिंदू आतंकवाद, मैंने कभी भी हिंदू आतंकवाद नहीं कहा, ना इस तरह की कभी कोई बात की है, लेकिन झूठ फैलाना बीजेपी का काम रहा है। बीजेपी सही मुद्दों से अपने आप को बचाना चाहती है, कहीं भी विकास का काम नहीं करना चाहती है, स्वास्थ्य पर यह बात नहीं करना चाहती। स्वास्थ्य केंद्रों पर आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य केंद्रों पर ग्रामीण अंचल में चली जाइए, एक डॉक्टर नहीं मिलेगा। दवाइयों के नाम पर क्या मिलेगा? पैरासीटामोल, डिस्प्रिन और ब्रूफिन, 2-3 दवाइयां केवल मिलेगी। इस पर आगरा के जनपद के हमारे कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने सीएम को घेरा। आगरा में एक जगह है ताजपुर जंगले, उस क्षेत्र में जाकर जब सीएम को बिल्कुल
जो धौलपुर बॉर्डर पर आकर टच होता है वहां जाकर देखा, उनको रोका गया, उनसे पूछा बताइए यहाँ दवाइयां कौन कौन सी दवाइयों का स्टॉक जब देखा गया तो वहां दवाइयों के स्टॉक में मिला क्या, पैरासीटामोल, मॉल, डिस्प्रोन और आइबुप्रोफेन। तो सरकार स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, रोजगार के ऊपर क्या ध्यान नहीं दे रही है। रोजगार की अगर बात की जाए तो नौजवान अगर रोजगार मांगता है तो उस पर लाठियां भाजी जाती है। अभी तक कितनी सरकारी नौकरियां इन लोगों ने घोषित की है और कितने लोगों को रोजगार दिए हैं। ये जब 30 माह सुशासन के मना रही थी तब इन्होंने घोषणा की थी कि 2 साल के अंदर 25 लाख रोजगार देंगे, लेकिन कितने रोजगार दिए। धीरे धीरे वो आधा साल तो चला जा रहा है, 2 साल और चले जाएंगे। तो ये सरकार रोजगार के नाम पर केवल नौजवानों की भविष्य की खिलवाड़ कर रही है। दूसरी बात, मधुशालाएं खुलेंगी लेकिन विद्यालय बंद होंगे, ये सरकार की योजना है। मधुशालाएं खोली जाएंगी, जगह जगह ग्रामीण अंचल में खोली जाएंगी, हर गांव में एक मधुशाला होगी, लेकिन वहां के विद्यालय को बंद करने की कवायद की चल रही है। नौजवान नौनिहाल अगर शिक्षा का चाहता है कि उससे शिक्षा का स्तर बढ़े तो वो शिक्षा के लिए 2-3 किलोमीटर दूर से पैदल जाना पड़ेगा मजबूरन। उसके माँ बाप जो मजदूरी करने जाते हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो दबे और शोषित वंचित परिवार हैं, वो अपने मजदूरी करने जाएंगे या बच्चे को स्कूल लाना ले जा करेंगे। उस स्थिति में वो बच्चा शिक्षा से वंचित रह जाएगा और मजदूर का बेटा ठीक है, लेकिन अनिल शर्मा जी, हाँ देखिए आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, ये भी टोटल उत्तर प्रदेश पर है तो उत्तर प्रदेश की कंडीशन बता रहा हूं। जो बच्चे शिक्षा के स्तर से वंचित रह जाएंगे वो बच्चे कहीं ना कहीं इनके नारे लगाने के इनकी रैलियों में काम आएंगे। अगर वो शिक्षा का स्तर उनका बढ़ जाएगा, ये सरकार नहीं चाहती उनका शिक्षा का स्तर बढ़े। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अगर उनका शिक्षा का स्तर बढ़ गया तो सरकार की आंख में आंख डालकर बात करने की बात करेंगे वो। तो ये सरकार नहीं चाहती कि नौजवानों का शिक्षा का स्तर बढ़े और वो रोजगार की बात करें, से इनकी आंख में आंख डालकर सवाल कर सके। दूसरी कंडीशन, किसानों की बात करेंगे, किसानों के साथ जिस तरह का व्यवहार सरकार का है, खाद नहीं, बीज नहीं, यूरिया नहीं, उनको प्रॉपर रूप में उपलब्ध नहीं हो पा रही है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जितना जनहानि और धन हानि हो रही है, उन किसानों से पूछिए, उन गरीब परिवारों से पूछिए जो बाढ़ के में बह जा रहे हैं, उनके परिवार के घर डूबे जा रहे हैं, वो कैसे कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं। क्या सरकार उनको राहत राशि देगी? क्या सरकार उनके लिए पहले से योजना बनाई? सरकार ने कोई योजना नहीं बनाई। पर हिंदू और मुसलमान में एक बात और पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का जो बायलॉज है उस बायलॉज में बिल्कुल स्पष्ट तौर पर लिखा है हिंदू। ठीक है अनिल शर्मा जी, देखिए नहीं सर, देखिए इससे ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगी। देखिए एक तरफ विपक्ष योगी सरकार को धर्म की राजनीति में उलझा हुआ देखती है, एक तरफ विपक्ष ये देख रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, वो तो सिर्फ भगवा की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ सनातन की बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत बदलाव उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है। डिजिटल क्रांति उत्तर प्रदेश में हुई है सर, उत्तर प्रदेश में हुई है। नकल विरोधी कानून बनाए गए हैं, परीक्षाओं में सुधार किया गया है, नई यूनिवर्सिटीज और मेडिकल कॉलेज बनाए गए। सर क्या बात कर रहे हैं? यही आरोप फिर बीजेपी जब कांग्रेस पर लगाती है कि फिर आप सेना पर सवाल उठाते हैं, आप सेना पर फिर सवाल उठाते हैं। सदन में खड़े होकर आप सेना पर सवाल उठा रहे हैं सर, सदन में खड़े होकर आप सेना पर सवाल उठा रहे हैं, तो फिर आप क्या दर्शाना चाह रहे हैं, आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? सेना पर कोई सवाल नहीं उठाया, सेना के पराक्रम को हमने सराहा, उनका सम्मान किया है, हमने सवाल उठाया। बार बार चीख चीख के राहुल गांधी यही कहते रहे कि अगर है हिम्मत तो पीएम नरेंद्र मोदी सदन में आकर बोल दे कि ट्रंप ने हमें नहीं कहा था सरेंडर करने के लिए, और बोल दिया पीएम नरेंद्र मोदी ने। सेना पर कहा या नहीं, इस पर सेना पर सवाल था, ये तो प्रधानमंत्री जी पर सवाल है ना। नरेंद्र मोदी जी के भाषण के बावजूद भी ट्रंप ने 2 जगह और फिर अगर अभी सेना के पराक्रम पर आप सवाल नहीं उठा रहे हैं, आप मोदी जी पर सवाल उठा रहे हैं, तो फिर 71 की लड़ाई को आप क्या कहेंगे? अगर 71 की लड़ाई भारत ने जीती तो उसका पूरा क्रेडिट इंदिरा गांधी को जाएगा। 71 की लड़ाई जीती तो पूरा क्रेडिट इंदिरा गांधी को, फिर अभी भी तो इस क्रेडिट आपको प्रधानमंत्री को देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा सर। अगर सेना जीत रही है तो फिर इसका क्रेडिट आपको पीएम नरेंद्र मोदी को देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी में हिम्मत नहीं है ट्रंप का नाम लेने के, ट्रंप जी का नाम क्यों नहीं लेना चाहते हैं वो ट्रंप का नाम? सर आपने सदन की फिर कार्रवाई नहीं सुनी, सदन की कार्रवाई नहीं सुनी आपने वो संबोधन सुना ही नहीं पीएम नरेंद्र मोदी का। किसी भी देश ने हमको नहीं कहा, लेकिन नहीं देखिए अनिल शर्मा जी, ये ऐसी कॉन्ट्राडिक्टरी बातें नहीं चलेंगी सर।
71 की लड़ाई अगर सेना जीत रही है तो उसका क्रेडिट आप इंदिरा गांधी को दे रहे हैं, और अगर अभी 2025 की लड़ाई भारत की सेना जीत रही है तो फिर वो सेना की जीत है। चलिए ठीक है, आपने फिर सुना नहीं अनिल शर्मा जी। प्रमोद मिश्रा जी जवाब दीजिए। बार बार हिंदू मुस्लिम वाला आरोप ये लग रहा है बीजेपी पर, फिर ये कहा जा रहा है कि आप दो दृष्टि कर रहे हैं। एक तरफ अगर आप हिंदुओं को देख के अगर आप चीजें कर रहे हैं, उनके लाभ के लिए चीजें कर रहे हैं, तो फिर आप मुस्लिमों के लिए फिर आपकी नीति अलग है। मुख्य मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं आप। मुझे ध्यान में आता है, अगर मैं गलत मुझे स्मरण है तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। जब आदरणीय नवीन जी बोल रहे थे तब आपने बीच में हस्तक्षेप करके कहा था कि ऐसी कौन सी योजना है जो जाति पंथ अथवा संप्रदाय के आधार पर दी गई। तो उस प्रश्न का जवाब तो आपने स्वयं दे दिया। हाँ, नवीन जी ने जरूर कहा कि जब योगी जी आ गए तो फिर उनको वो भगवाधारी रहे हैं, उनको भगवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नवीन जी ये बताना भूल गए कि वो जो सरकारें इफ्तार पार्टियां करती थी तब नवीन जी ने अपना वक्तव्य दिया था। और अगर दिया था तो नवीन जी को बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, उंगली उठाने की आवश्यकता नहीं है, मैं पहले ही कह दे रहा हूं, अगर आपने दिया था तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि प्रामाणिकता के साथ न्याय संगत तरीके से विश्लेषण करना ही आपका कार्य और करना चाहिए। अगर आपने अपने उस धर्म को निभाया था तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप धन्यवाद के पात्र भी। अभी ये कह रहे थे अनिल शर्मा जी ने कि हमने तो दो भाग कर दिए, बांग्लादेश को बना करके मिल क्या गया। 95,000 सैनिकों ने को रखा, 54 सैनिक अपने नहीं छुड़ा पाए, युद्धबंदी हमारे बना करके वहां पर रहे। जनरल मानेकशॉ को सदन के पटल पर भी हमारे सदन के नेता और गृह मंत्री ने भी कहा और उनको कोट किया कि ही मेड मंकी आउट ऑफ यू। और ये मेरा सेंटेंस नहीं है, कि जनरल मानेकशॉ का है। और वही मानेकशॉ अभी कह रहे थे ना कि सेना का अपमान नहीं करते। फील्ड मार्शल बनने के बाद 2004 तक उनको, उनके रिटायरमेंट के बाद उनको वो सुविधाएं नहीं दी गई। तो क्या बोले कि कांग्रेस, जिन्होंने अभी ये कह रहे थे, विद्यालय की बात कर रहे थे, इनको दिखता नहीं तो इनको दिखाने की आवश्यकता क्या है। लाभार्थी वर्ग हमें 2-2 बार लगातार अपना विश्वास भी दे रहा है, अपना आशीर्वाद भी दे रहा है, हमें अवसर भी दे रहा है। हाँ, समाजवादी पार्टी हमारा सबसे बड़ा दल है विपक्ष में प्रदेश में, लेकिन कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं जी। कांग्रेस तो सपा समाजवादी पार्टी की दया पर, और अभी भी निर्भर है, कहीं मिल गया 8-10 सीटें तो देख लेंगे। 1-2 सदस्य सदन में, कोई नहीं सुनता। इनकी तो प्रासंगिकता पर ही सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आप नहीं देखना चाहते, मत देखिए। हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, आपको नहीं दिखता, मत देखिए। फिर आप बीच में बोल पड़े, फिर आप बीच में बोल पड़े। अरे ठीक है, बोल लेने दीजिए, बोल चिल्लाइए। देखिए शर्मा जी, अनिल मिश्रा जी देखिए, ये चीज तो मैं भी कहूंगी सर, जब आप बोल रहे थे तब प्रमोद जी ने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से आपको सुना, आपकी एक एक बात को सुना। अब जवाब भी तो सर सुनने की हिम्मत रखिए, जवाब भी तो सुनिए सर। कम से कम इस बात पर तो मैं चाहूंगा कि नवीन जी हमारा समर्थन करेंगे, क्योंकि 1500 किसानों ने कर्नाटक में कांग्रेस नीति सरकार है, पिछले 1 वर्ष में आत्महत्या कर ली किसानों के मृत्यु। नहीं अनिल जी बीच में फिर ये बोल पड़े, अनिल जी बीच फिर ये में बोल, हिमाचल सर आप बोल रहे थे, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से आपको तीनों मेहमान सुन रहे थे, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से आपको तीनों मेहमान सुन रहे थे, मैंने भी आपको इंटरप्ट नहीं किया। तो कम से कम प्रमोद जी की बात कंप्लीट हो जाने दीजिए सर, ऐसे फिर नहीं चलने दूंगी मैं इस तरह चलने नहीं दूंगी कि एक गेस्ट को मैं पूरा समय दूं और दूसरे के में आप इंटरप्ट करें। यश भारतीय जी भी है, तीखा प्रहार कर रहे हैं, लेकिन संयम तो है, कम से कम हमें सुनेंगे और अपनी बात रखेंगे। हम लोग इतनी तो थोड़ी सी मर्यादा रखें, ठीक है। हमसे आपको अपेक्षित नहीं है, हम तो आपसे अपेक्षा करते हैं। हिमाचल में क्या हुआ, सरकार के पास पैसे नहीं, कर्ज माफी के नारे लगाने वाले और वो कुछ क्या करते हैं, ये तो सरकारें आपकी देख रहे हैं। यही कारण है कि आप एक बार सरकार बनाते हैं पुनः वापस नहीं आते, हम एक बार सरकार बनाते हैं बार बार वापस।
चलिए क्यों? ठीक है प्रमोद जी, क्योंकि देखिए वक्त की effective कमी है delivery सर, system है, वक्त की कमी है, तो फाइनल लाभार्थी कमेंट की एक शुरुआत मैं वर्ग आपसे है। करूंगी। प्रमोद जी, वक्त की कमी है, फाइनल कमेंट की शुरुआत मैं आपसे ही करूंगी। जी मेरा टर्म योगी मेरा सरकार टर्म- नहीं मेरा नहीं सर, टर्म एक मिनट रह एक मिनट एक जाएगा। मिनट, यश भारती जी फाइनल कमेंट ले रही हूँ सर मैं। सरकार आपको तोड़ के आप सरकार बनाते हैं, मेरा टर्म रह जाएगा जो आप वन बाय वन नहीं नहीं सर, मैं आपके पास भी आऊंगी, आपके पास भी आऊंगी, आपका टर्म बिल्कुल नहीं जाएगा सर, आपको भी पूरा वक्त दूंगी मैं। लेकिन सर वक्त की थोड़ी सी कमी है, चीजों को भी समझ लीजिए। प्रमोद मिश्रा जी, प्रमोद मिश्रा जी एक मिनट, प्रमोद मिश्रा जी क्लोज, नहीं नहीं सर प्लीज, अनिल मिश्रा जी माफ कीजिएगा, अनिल शर्मा जी रुक जाइए सर, रुक जाइए। प्रमोद मिश्रा जी, योगी सरकार ने हिंदुत्व को लेकर जो स्पष्ट रुख अपना लिया है, क्या यही नया राष्ट्रवाद है उत्तर प्रदेश का? प्रमोद मिश्रा जी जवाब दीजिए। चलिए प्रमोद मिश्रा जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। यश भारती जी, जब कोर्ट निर्दोषों को क्लीन चिट दे देती है, फिर क्या कांग्रेस की उस राजनीति से पर्दाफाश हो गया जो वो एक तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे थे, मुस्लिम वोट बैंक हासिल करने की जो चीजें चलाई जा रही थी, भगवा आतंकवाद की चीजें और उन चीजों को लेकर जो नैरेटिव सेट किया जा रहा था, अब तो वो चीजें थम जाएंगी, खत्म हो जाएंगी? अपूर्वा जी, मेरा फिर से वही सवाल है। प्रज्ञा ठाकुर को शिवराज सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक आरएसएस के स्वयंसेवक की देवास में हत्या के मामले में गिरफ्तार किया था। उसका हत्यारा कौन? क्योंकि प्रज्ञा ठाकुर जी बरी हो गई। मालेगांव में बम ब्लास्ट हुआ, जिन लोगों की हत्या हुई है, जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनको न्याय कब मिलेगा? उनका दोषी कौन? मुंबई के अंदर लोकल ट्रेन के अंदर जो बम ब्लास्ट हुए, उनका दोषी कौन? अगर सरकार आपकी है, सत्ता आपकी, आप पीठ थपथपा रहे हो तो, और दोषियों को सजा नहीं दिला पा रहे हो, तो इसका लांछन किसके ऊपर आएगा? न्यायालय तो कागजों पे काम करेगा जो आप अपना प्रेजेंटेशन देंगे। इन्हें न्याय मुक्त, इन्हें दोष मुक्त कर दिया, लेकिन दोषी कौन है? दोष तो कोई किसी को नहीं लगा। आप हिंदू आतंकवाद कह लो, इस्लाम आतंकवाद कह लो, ईसाई आतंकवाद कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन दोषी कौन है? और दोषी को भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र की, राज्य की सरकारें किसी को सजा दिला नहीं पाई है। सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह वो है। आप प्रज्ञा ठाकुर को कह के हिंदू आतंकवाद किसी भी मसले पे कर रहे हैं, लेकिन भाजपा सरकार ने भी गिरफ्तार किया है उनको, और कांग्रेस सरकार ने भी गिरफ्तार किया है। इसका मतलब कि वो कोई सीधी और सरल महिला नहीं है। अगर दो सरकारें विपरीत विचार वाली गिरफ्तार कर रही हैं, और एक विपरीत विचार वाली उनको अपनी प्रत्याशी बनाती है, पार्टी में भी शामिल करती है, कुंभ में जाने में, स्नान करने से भी रोकती है, तो महिला का आचरण और चरित्र क्या होगा उसका प्रमाण मुझे नहीं देना। चलिए ठीक है यश भारती जी, देखिए वक्त की कमी है, वक्त इतनी इजाजत दे रहा है, इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना होगा। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, प्रमोद मिश्रा जी, अनिल शर्मा जी, यश भारती जी, नवीन दुबे जी। तो क्या विपक्ष के लिए हिंदुत्व विरोधी वाली जो रणनीति है वो आत्मघाती रणनीति साबित हो रही है? क्योंकि जनता ने अब साफ कर दिया है कि भगवा को लेकर, सनातन को लेकर किसी भी तरह का अपमान जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे वो किसी भी राज्य की हो। आज इस चर्चा में जो बहस में जो आवाजें उठी वो देश की दिशा तय करने वाली हैं, क्योंकि कांग्रेस लगातार जिस तरह से भगवा आतंकवाद की एक पिच तैयार कर रही थी, अब वो पिच पूरी तरह से साफ हो चुकी है, यानी अब उस पर कुछ भी नहीं बचा है। जिन निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनको टॉर्चर किया गया था, अब वो सभी लोग बरी हो चुके हैं। और आज खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ये दहाड़ लगा दी है कांग्रेस और विपक्ष को, खासतौर पर समाजवादी पार्टी को उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया और ये बता दिया है कि हिंदुत्व विरोधी वाली जो रणनीति है वो उनके लिए खुद आत्मघाती साबित हो रही है। तो फिलहाल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इन चीजों से जितना हो सके खुद को बचाने की कोशिश कर ले। आज की इस चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।